नमस्कार। एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन आज लोक प्रशासन के बारे में बात करें। मॉडल पेपर है जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए उस चीज को समझते हैं। हम्म, तो यहाँ देखिए, विषय जो कोड है वो है PUB और 201। अधिकतम इसमें अंक 80 80 के है और समय अवधि है जो आपके 3 घंटे की रहेगी। नमूना पत्र है या मॉडल पेपर है सेमेस्टर सेकंड का। ठीक है। और इसमें प्रश्न जो है वो इस प्रकार से आएंगे। हम्म हाँ, तो इसमें भाग ए और दो बी, दो पार्ट है। पहले पार्ट में 10% है, जिसमें अधिकतम जो शब्द है वो 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पर प्रत्येक जो पर्सन है वो 2 अंक का है, यानी कि 10% और प्रत्येक पर्सन 2 अंक का, तो अपने 20 अंक हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। और फिर आगे भाग बी है, उसमें 5 जो है निम्नात्मक प्रश्न है, यानी विस्तृत जो विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको लगभग लगभग 500 शब्दों में जो आंसर देना होगा। और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 12 अंक का होगा। तो अगर अपन समझे 5 × 12 तो बराबर ये 60 अंक हो जाएंगे। 60 और 20 पूरे 80 अंक। ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रत्येक इकाई से चयनित एक प्रश्न है, यानी कि 5 इकाइयां, और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो 5 है। लेकिन अपने इस मॉडल को में जब समझेंगे तो 5 की जगह अपने 10% दिए, यानी अथवा में प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। लघुतरात्मक प्रश्न 10 है, जो 20 अंक के, और जो बड़े प्रश्न है जो प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का है उसको 10 कर दिया 5 की जगह, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए और तैयारी अच्छी हो। तो पहला प्रश्न अपन समझते हैं यहाँ पर। अति लघुत्तरीय प्रश्न है एक। हम्म, लोकतांत्रिक समाज की विशेषता क्या है? पहले तो अपन समझे लोकतंत्र क्या। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र। उसमें समाज में जो उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में अपन डिफाइन करेंगे तो उत्तर ये रहेगा कि लोकतांत्रिक समाज में प्रमुख विशेषता है समानता, यानी इक्वलिटी की बात की गई है। जो लोग हैं उनको समानता का व्यवहार हो उनके सामने। हम्म, और उनको फ्रीडम मिले, यानी समानता, न्याय मिले, जस्टिस मिले, और बंधुत्व हो, सहिष्णुता हो। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता। इस सहनशीलता से तात्पर्य जन सहभागिता है, लोगों की उसमें भागीदारी हो। फिर मानव अधिकारों का सम्मान हो, वहां पर जो भी उनको मानव अधिकार मिल रहे हैं उसका सबका सम्मान हो, ये लोकतांत्रिक समाज की विशेषता है। कानून का शासन हो वहां पर, सामाजिक उत्तरदायित्व हो, और सभी नागरिकों को समान अवसर है जो प्राप्त हो। इस तरह की जो कल्पना किसमें की गई है? लोकतांत्रिक समाज में, डेमोक्रेसी में जो सोसाइटी है उसमें इस तरह की कल्पनाएं की गई है। ऐसे समाज जो जनता को अपने विचार व्यक्त करने, शासन में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। यानी लोकतंत्र में ये संभव है कि अपन किसी प्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं। यानी जब अपन लोकतंत्र की बात करें तो अपन के लोगों द्वारा चुना गया तंत्र। लोगों तो मतलब सरकार में जो भी बैठे हुए लोग हैं उनको सबको है जो लोग चुनते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है। सेकंड जो हमारा प्रश्न है वो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ स्पष्ट करना है। यानी लोक कल्याणकारी जो राज्य है, कल्याण का मतलब होता है कि लोगों का किस तरह से अपन भलाई कर सकते हैं, इसका संबंध इस मामले में है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ स्पष्ट करेंगे, उसकी मीनिंग समझेंगे कि अर्थ का मतलब क्या होता है। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिसमें नागरिकों को सामाजिक, यानी सामाजिक स्तर पर या फिर आर्थिक स्तर पर, या अपन शिक्षा के यानी शैक्षिक विकास के आधार पर किसी प्रकार का उनको भेदभाव नहीं होता, यानी एक ही उद्देश्य प्रमुख मानते हैं। ऐसा राज्य जनता को शिक्षा यानी एजुकेशन दे, स्वास्थ्य, हेल्थ और रोजगार, यानी सही उनको रोजगार मिले, और सामाजिक सुरक्षा आदि सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराता हो, उस राज्य को अपन लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? गरीबी नहीं होनी चाहिए, या बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, या अशिक्षा नहीं होनी चाहिए, या सामाजिक असमानता नहीं होना चाहिए। असमानता का मतलब होता है छुआछूत, जैसे अपन विचार पढ़ते हैं जिसमें अनटचेबिलिटी वाला मामला आता है, तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। उस राज्य को अपन लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए, यानी सभी लोग जो उस राज्य में रह रहे उनको समान अवसर, समान जस्टिस है जो मिलना चाहिए। उस राज्य को अपन लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अंतर बताना है। पहले तो अपन जब चीजें पढ़ रहे हैं, व्यवस्थापिका कार्यपालिका है क्या? व्यवस्थापिका का मतलब होता है अगर जो जिस राज्य में कानून बनाने की जिसके पास शक्ति है वो व्यवस्थापिका है, और कानून लागू करने की जो शक्ति है वो कार्यपालिका के पास होती है। अपन तीनों चीजें एक साथ पढ़ते हैं फिर अपन उत्तर को समझेंगे। पहली जो चीज है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का मतलब ये होगा कि वो कानून लागू नहीं करेगी, कानून बनाने का काम करेगी, यानी बनाना। और जो कार्यपालिका होगी वो कानून
लागू करने का काम करेगी। और एक और, जिसमें इनमें तो दोनों का अंतर बताया, एक और चीज पढ़ेंगे जिसका है न्यायपालिका नाम। न्यायपालिका जो कानून बनाया गया है उसकी समीक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, अब अपने अंतर समझते हैं। हाँ, व्यवस्थापिका यानी विधायिका शासन का वह अंग है जो कानून बनाता है। व्यवस्थापिका मतलब कानून बनाने का काम करेगी सिर्फ, या संशोधित करने का काम है, या तथा सरकार की नीतियों पर जो चर्चा करते हैं, जैसे संसद, ये संसद जो है पार्ट, वो व्यवस्थापिका का पार्ट है। अब दूसरा, जैसे कार्यपालिका की बात करेंगे, तो शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए जो कानून है या नीतियां हैं उनको लागू करे, यानी क्रियान्वयन का काम है जो ये करेगी। इसमें कौन कौन आएंगे, जैसे व्यवस्थापिका में कौन है, तो अपने संसद। उसी प्रकार कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या अपन कह सकते हैं मंत्रिपरिषद, मिनिस्ट्री है, और प्रशासनिक अधिकारी जो है उसमें शामिल होते हैं। तो तीनों चीजों को वापस, व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम, कार्यपालिका कानून लागू करने का काम, और न्यायपालिका जो लागू कानून है उसकी समीक्षा करने का। अब आप ये मतलब समीक्षा करने का काम क्यों करेगी, क्योंकि अगर कानून तो लागू तो कर दिया, लेकिन वो कानून सही है, गलत है, या लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, ये जो सारी चीजें वो न्यायपालिका देखने का काम करेगी। भाई लोगों द्वारा जो, लोगों के ऊपर जो कानून थोप दिया गया है, क्या वो सही है या गलत है। कभी कभी सरकार इस तरह के कानून पारित कर देगी जो लोगों के लिए न्याय में नहीं होते, उस चीज को देखने का काम न्यायपालिका का होता है। आगे बढ़ेंगे, न्यायपालिका का स्वतंत्रता से क्या आप समझते हैं, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए, उसको फ्रीडम क्यों मिलनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे आशय है, आशय का मतलब मीनिंग, या अपन ये समझते हैं अर्थ, यानी इससे अर्थ ये है कि ऐसी न्यायिक व्यवस्था से जिससे न्यायालय पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक यानी पॉलिटी या प्रशासनिक या अपन कहते हैं बाहरी दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष, यानी सभी पक्षों को आराम ढंग से सुनकर उस पर कोई निर्णय ले, उसको अपन बोल सकते हैं निष्पक्ष, निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सके। न्यायपालिका का मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना पहला काम है, नागरिकों को अधिकार जो दिए गए उसकी सुरक्षा करना, या अपन बोले कानून की सही ढंग की व्याख्या करना, जो कानून शासन में सुनिश्चित कर दिए। हाँ, तो न्यायपालिका स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, किसी प्रकार के दबाव या राजनीतिक, प्रशासनिक या अपन कैसे बाहरी दबाव से प्रेरित होगी, तो सही ढंग से फैसला नहीं कर पाएगी। उसको किसी न किसी प्रकार दबाव होगा, जिसके कारण वो जो फैसला लेने में थोड़ी बेरी रहेगी, उसमें बाधा आएगी। तो इस चीज को अपन कह सकते हैं, उसको फ्रीडम होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वो आराम से कोई भी फैसला है जो निष्पक्ष रूप से कर सके। अब अपना पांचवा प्रश्न है, नौकरशाही क्या है। नौकरशाही प्रशासन का वह व्यवस्था है जिसमें सरकारी कार्य प्रशिक्षित जो ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति होते हैं वो उसको प्रशिक्षित बोलते हैं, प्रशिक्षित हो या स्थायी अधिकारियों द्वारा निश्चित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित किए जाते हैं। नौकरशाह सरकार की नीतियों को लागू करने और जनता को सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं। वो शासन में निरंतरता, दक्षता और स्थिरता रखते हैं। यानी अब इस नौकरशाही का मतलब ये हुआ कि आगे अपन प्रश्नों में पढ़ेंगे, नौकरशाही व्यवस्था को निरंतर बनाए रखती है। निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो अपन कहते हैं सरकारें समय समय पर परिवर्तन होती है, लेकिन नौकरशाही कभी परिवर्तन नहीं होती। जैसे अपन राज्यपाल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सरकारें चेंज होती रहती है, राज्यपाल का पद निश्चित रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर नौकरशाही, जैसे मान लो एक शिक्षक है, किसी दल के समूह में वो लग गया, लेकिन दूसरे हर 5 साल बाद सरकार तो चेंज होगी, लेकिन वो शिक्षक चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो नौकरशाही की व्यवस्था में अंग है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। इसको अपन बोलते हैं नौकरशाही। यानी सरकारें या दल विभिन्न चेंज होते रहते हैं, लेकिन नौकरशाही में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन नहीं आएगा तो जो चीजें चल रही है वो वापस कंटिन्यू चलेगी आगे। जैसे किसी जिले में कलेक्टर पद स्थापित है, सरकारें चेंज हो गई, लेकिन उसका पद निरंतर बना रहेगा, तो वहां पर जो भी कार्य चल रहे उसमें कोई भी किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? तो प्रेशर ग्रुप क्या है कि दबाव समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं जो अपने विशेष हितों, विशेष का मतलब स्पेशल जो उनके हित होते हैं उनको लेकर या फिर मांगों की पूर्ति के लिए कि सरकार, प्रशासन या अपन कह सकते हैं नीति निर्माताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वे स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि नीतियों को प्रभाव डालते हैं, और जैसे श्रमिक संघ हो गए, किसान संघ हो गए या शिक्षक संघ। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे समूह होते हैं जो ना तो खुद चुनाव लड़ते हैं, न खुद चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, लेकिन वो करते क्या है, जब सरकार के चुनाव वगैरह होते हैं उस पर प्रेशर डालकर अपनी नीतियों को मनवाने का कार्य करते हैं। उसको अपन बोलते हैं दबाव समूह, या अपन उसको बोल सकते हैं प्रेशर ग्रुप। ठीक है, ये समय समय पर जैसे किसान संगठन हो गए या अपन बोले शिक्षक संगठन हो गए, ये किसी न किसी नीति लोग जब इनके विपक्ष में या पक्ष में नहीं होती है,
उनको लेकर ये जो समय-समय पर माँगों को उठाते हैं और सरकार को उस पर निर्णय करना पड़ता है। उसको अपन बोलते हैं दबाव समूह, यानी वो प्रेशर बना के अपना कार्य करवाते हैं। अब क्या नौकरशाही सामाजिक परिवर्तन का वाहक है? वाहक का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे ले जाने वाले काम। यानी क्या नौकरशाही समाज को या सामाजिक स्तर को आगे ले जाने का प्रयास करती है? तो वो अपना आंसर होगा हाँ। नौकरशाही सरकार की नीतियों और विकास कार्यक्रम जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास या ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय है या समाज तक पहुँचाने का काम है जो करते हैं। उसमें परिवर्तन भी सकारात्मक लाते हैं। ये नई प्रगतिशील योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन क्रियान्वयन का मतलब होता है लागू करना। यानी लागू और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाती है। साथ में लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें सुधार कर परिवर्तन की गति भी रहती है। नौकरशाही सामाजिक स्तर लाते हैं कि विभिन्न जो योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की थी उनको आगे बढ़ाकर या उन चीजों में जागरूकता लाकर समाज में जो नया परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। अब अपना जो अगला क्वेश्चन वो मोस्ट है थोड़ा वेबर का नौकरशाही मॉडल। वेबर लोक प्रशासन में एक अपन कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने एक नौकरशाही के मॉडल को संचालित किया कि किस प्रकार लोगों को काम मिलना चाहिए, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए और क्या किस प्रकार से वो कार्य को दक्षतापूर्ण कर सकते हैं, इसके बारे में। मैक्स वेबर नाम उनका था पूरा। प्रस्तुत मॉडल के अनुसार प्रशासन को लिखित नियमों या फिर अपन कह सकते हैं कानून या स्पष्ट पदानुक्रम पदानुक्रम या पद सोपान का मतलब होता है सीढ़ी दर सीढ़ी, ठीक है? के आधार पर संचालित होना चाहिए जिसकी मुख्य विशेषता है कार्य का विभाजन यानी काम का बंटवारा पहली चीज। तो दूसरी है योग्यता यानी वो जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसमें योग्यता यानी एबिलिटी होनी जरूरी है ताकि वो काम को सही ढंग से संचालित कर सके। जैसे आपने देखा होगा पुलिस का काम पुलिस ही कर सकती है, वो शिक्षक से नहीं होता, या शिक्षक का काम शिक्षक ही कर सकता है, पुलिस से नहीं होगा। तो जो भी उनकी दक्षता है, योग्यता है, एबिलिटी है, उसके अनुसार उसको काम करे तो फिर ज्यादा जो चीजें आसान होगी। आधारित भर्ती है, निष्पक्षता या फिर पेशेवर प्रशासन, पेशेवर जो उसका पेशा है, पेशे का मतलब होता है काम। हम्म, हम्म, तो पेशेवर का मतलब होता है उसका काम, यानी काम जो प्रशासनिक है उसके अनुसार ही होगा। जो दक्षता या उत्तरदायित्व यानी जो उसकी ड्यूटी है उसको वो सुनिश्चित करेगा। तो ये वेबर का नौकरशाही है जो मॉडल है या अपन कह सकते हैं एक नमूना है। अगला जो प्रश्न है वो है वित्त आयोग से संबंधित। वित्त आयोग से हम सारे परिचित हैं। वित्त का मतलब होता है रुपए पैसों के मामले में जो है। वित्त आयोग का गठन भारत के जो राष्ट्रपति हैं के द्वारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में या जब भी आवश्यकता पड़ती है तब ये वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है केंद्र व राज्यों के बीच में करों का मतलब होता है टैक्स, टैक्स को न्यायपूर्ण बंटवारे का संबंध सिफारिश करना होता है, या फिर अपन को राज्यों को दिए जाने वाले जो सहायता है या अनुदान है जो रुपए पैसे है उसका उसको निर्धारित करता है कि किस राज्य को या किस स्कीम के तहत कितने पैसे उस राज्य को मिलने चाहिए। ये निर्णय भी कौन वित्त आयोग ही ले करता है। ये संघीय संघीय का मतलब हम सब जानते हैं कि भारत के सर देश है तो अपने संघीय देश है, यानी भारत में छोटे छोटे राज्य है उन सबका संघ यानी जो मिला जुला रूप है वो देश बना हुआ है। वित्तीय व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है कौन सा? वित्त विभाग। हाँ, आगे देखेंगे जो हमारा लघु उत्तरात्मक प्रश्न का सबसे अंतिम प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित आरबीआई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। हम्म, तो भारतीय रिजर्व जो बैंक है उसका ये भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय मतलब होता है सेंट्रल बैंक है जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, या आप अपन कह सकते हैं कि बैंकों का बैंक है क्योंकि बैंकों का लेन देन भी जैसे एसबीआई वगैरह जितने भी अपन पीएनबी वगैरह बैंक देखते हैं इनको भी पैसे देने का काम कौन करेगा? आरबीआई। तो अपन कह सकते हैं कि बैंकों का बैंक है। तो ये केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वो मुख्यालय इसका पहले मुंबई। प्रमुख कार्य क्या है? तो देश में मौद्रिक नीति है जो लागू करना, उसका संचालन करना, या अपन कहते हैं मुद्रा या नोट छापना, जारी करना, या बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता, या फिर सरकार के बैंकर जो है उनको वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना। ये अर्थव्यवस्था को तरलता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए सर्वोच्च संस्था है। अब मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है जिसको अपन रेपो दर भी कह सकते हैं, यानी जो देश में महंगाई कम करना या महंगाई को थोड़ा हाई देना, ये सारे काम मौद्रिक नीति के तहत ही होते हैं। तरलता का मतलब ये हुआ जो भी रुपए
अपने पास केस में होते हैं, यानी व्यक्ति है जिसके पास 10,000, 15,000 या अपन कैसे जेब में है या लाख रुपए वो घर में लेके बैठा हुआ है। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति में तरलता बोलते हैं, यानी जिसके जो केस है, जो कहीं नहीं जाते, बैंकों में नहीं होते, घर पे होते, उसको अपन तरलता कहते हैं। हाँ, तो अभी जो प्रश्न है वो निम्नलिखित प्रश्न है या क्या अपन कह सकते हैं थोड़े बड़े प्रश्न है, उनको समझना अभी। भाग ब है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? यानी केंद्रीय समाज जो कल्याण बोर्ड है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो प्रश्न अपन समझेंगे। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यों की विवेचना करनी, जैसे उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वैच्छिक संगठन, स्वैच्छिक मतलब होता है इच्छा, खुद की इच्छा के अंदर, और वित्तीय सहायता या महिलाओं को जागरूकता का प्रसार करना। अब यहाँ शब्द है प्रसार। प्रसार का मतलब होता है फैलाव। एक होता है प्रचार यानी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट करना। ये प्रसार का मतलब होता है फैलाव करना। हम्म। तो पहला है व्यवसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देना। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्य पहला क्या है? व्यवसायिक यानी व्यापारिक दृष्टि से जो प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग देकर उनको आर्थिक सहायता देनी, यानी किसी चीज को सिखाना ताकि वो अपने हुनर का इस्तेमाल करके वो कोई काम कर सकते हैं। जैसे गांव में आपने देखा होगा आजीविका वगैरह शिविर लगते, जिसमें महिलाओं को कुछ भी जैसे दस्तकारी वाले शिल्प कला के काम दिए जाते हैं, जो महिला सीखती है उसके बाद वो ढंग से काम करके और अपने खुद का जो रोजगार कर सकते हैं। उसी तरह से व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, यानी ग्रामीण, पर्वतीय या अपन कह सकते हैं आदिवासी क्षेत्रों में जो जरूरतमंद महिला है उनको शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम या फिर अपन कह सकते हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर। जैसे कई बार वो क्या होता है, गांव में सिलाई मशीन के जो कार्यक्रम चला जाते हैं, जहां पर महिला सिलाई करना सीख जाती है, बाद में वही कपड़े सिल कर जो उनको जो रुपए पैसे मिलते हैं, तो ये व्यावसायिक प्रशिक्षण है, यानी एक व्यापारिक ट्रेनिंग दी जाती है। ये योजना क्रमशः 1958 से लेकर 1975 में जो शुरू की गई थी। कौन सी योजना? व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर। दूसरा है अनुदान वितरण। अनुदान का मतलब होता है थोड़ा बहुत रुपए पैसे देने ताकि उस पैसों से वो काम कर सके। जैसे महिलाओं को वस्त्र निर्माण करना हो, या कंप्यूटर पाठ्यक्रम हो, या टाइपिंग हो, या बुटीक हो। बुटीक का मतलब शिल्प कला से जुड़े हुए कार्य, हथकरघा हो या नर्सरी जैसे काम हो, इनका प्रशिक्षण देने। जैसे आंसुलिपि, हॉट शर्ट, शॉर्ट हैंड। इसका आंसुलिपि का मतलब ये हुआ कि जब कोई भाषण देता है और उसकी गति तीव्र होती है तो उसको शब्दों में नहीं लिखते हैं, तो अपन आंसुलिपि में लिखते हैं, जो विशेष चिन्ह होते हैं, ताकि वो जो जितना प्रभाव भाषण में है उसकी उतनी ही स्पीड में अपन उन चीज को लिख सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो उसको उस चीज को अपन आंसुलिपि या शॉर्ट हेड बोलते हैं। आदि व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इन सारे कामों के लिए जो सरकार इनको वित्तीय सहायता देती है, भाई इस तरह का आप वित्त वित्त का मतलब पैसे लो और इस तरह के कार्य करो ताकि आपको भी वहां से फायदा हो जाए। हम्म। दूसरा जागरूकता एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। हम्म। जागरूकता प्रसार, प्रसार का मतलब अभी बताया फैलाव। ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं को उनके अधिकारों और सामाजिक मुद्दों के प्रति सचेत करना। सचेत का मतलब होता है उनको जागरूक करना, भाई इस तरह के काम अगर करोगे तो आपके रोजगार में वृद्धि होगी, आपके जो पारिवारिक आय है उसमें भी वृद्धि होगी, ताकि आप परिवार ठीक ढंग से संचालित हो सकेगा। इस हेतु 1987 से 88 तक जागरूकता शिविर संचालित की गई। यानी लोगों को जागरूकता शिविर में कहा गया भाई इस तरह के कार्यों को आप बढ़ावा दो ताकि आपके परिवार की आय वृद्धि हो। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, इसमें महिलाओं को स्वरोजगार, स्व खुद का रोजगार प्रदान कैसे करें, इसके बारे में है जो उनको बातें कही गई। हम्म। पशुपालन है या हथकरघा है या अपन हस्तशिल्प है या कृषि गतिविधियां है, लघु उद्योग है। लघु उद्योग का मतलब होता है छोटे उद्योगों, जैसे देखा होगा आपने शहरों में पापड़ वगैरह घर पे बनाते हैं, या कुछ ऐसे चीजें जो घर पे बना के जो मार्केट में बेची जाती है, उनको अपन लघु उद्योग कह सकते हैं। संचालित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन सारे कामों के लिए सरकार इनको वित्तीय सहायता यानी रुपए पैसे देते हैं ताकि अपने घर में रहकर भी ये जो कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है कामकाजी जो महिला है उनके सहायक सेवाएं। उनके जैसे काम के साथ साथ में कौन से काम है जिसमें जो महिलाएं काम कर सकती है। जैसे कामकाजी तथा बीमार माताओं के बच्चों के दिन सुरक्षित देखरेख हेतु अपने एक योजना चला रखी, जिसको बोलते हैं पालन घर योजना या कृषि योजना। दूसरा है वर्किंग वुमेन हॉस्टल सुविधा, यानी नौकरी पेशा महिलाएं जो है उनको सुरक्षित और सुलभ, सुलभ का मतलब होता है आसानी से आवास की सुविधा। आवास का मतलब उनको घर दिया जाए ताकि वो वहां पर रहकर कोई भी कार्य कर सकती है। चौथा पॉइंट है पारिवारिक परामर्श एवं कानूनी
कानूनी साक्षरता, साक्षरता का मतलब होता है एजुकेटेड, यानी किसी चीज के बारे में अच्छी जानकारी उनको देना। जैसे पारिवारिक परामर्श, परामर्श का मतलब होता है सलाह। जैसे अपन डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो डॉक्टर की परामर्श ये दवाई लेनी है, परामर्श का मतलब होता है सलाह। तो पारिवारिक परामर्श केंद्र यानी सलाह एफसीसी जिसको बोलते हैं, घरेलू हिस्सा है। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, जैसे मैं स्त्री पुरुष के बीच में जो झगड़ा है घर में, उसको अपन घरेलू हिंसा नाम देते। या प्रताड़ना है, यानी किसी प्रकार के उनको उत्पीड़न वगैरह करते हैं, या पारिवारिक जो कलह होती है उसका शिकार महिला हेतु निःशुल्क काउंसलिंग पुनर्वास की सुविधा। काउंसलिंग का मतलब होता है उनको किस प्रकार प्रताड़ना होती है, क्यों होती है, रीजन क्या है, इस सारों के बीच में जो काउंसलिंग की जाती है, बाद में उनको बताया जाता है इस चीज से आपको कैसे निपटना है। या उनके पुनर्वास की सेवा, पुनर्वास का मतलब होता है जब उस घर में या किसी उस परिस्थिति में नहीं रह सकती तो उसको विशेष परिस्थिति में या अपन कह सकते हैं जहां पर उसका वापस रहना ठीक हो, उस जगह पर है जो ले जाया जाता है, तो पुनर्वास सेवा भी होती है। ये पारिवारिक एफसीसी के अंदर आता है। फिर अपने कानूनी साक्षरता शिविर, महिलाओं को उनके विधिक, विधिक का मतलब होता है जो कानूनी अधिकार है या फिर सुरक्षा कानूनों से अवगत करवाना। अवगत का मतलब उनके बारे में बताना, भाई क्या क्या आपके अधिकार है। जैसे मतलब दहेज के बारे में प्रताड़ना हो या फिर संपत्ति का बंटवारा नहीं हो, तो इस तरह की चीजें उनको बताई जाती है। भाई इस तरह के आपके भी कुछ कानूनी अधिकार हैं जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है महिलाओं मंडल की एकीकृत परियोजना। एकीकृत का मतलब इकट्ठे होना। हाँ, महिला मंडल कार्यक्रम वर्ष 1961 से 62 तक इसको चलाया गया, या 62 से शुरू। उन क्षेत्रों में प्रारंभ जहां कोई स्वैच्छिक संगठन कार्यरत नहीं था। स्वैच्छिक का मतलब कोई इच्छा के अनुसार बना हुआ कोई एनजीओ वगैरह नहीं था, उस क्षेत्रों में ये चीजें चलाई गई। अगला पॉइंट है कल्याण विस्तार है जो परियोजना। जैसे ग्रामीण या सीमावर्ती यानी जो बॉर्डर के एरियाज है, वहां पर महिलाओं और बच्चों हेतु पूर्व स्कूल पूर्व शिक्षा। स्कूल पूर्व शिक्षा क्या मतलब क्या होता है, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह जो होते हैं, नंदघर वगैरह होते हैं, उस तरह की स्कीम चलाकर वहां पर है जो महिलाओं को काम काज में आगे बढ़ाया गया, ताकि बच्चों को है जो नंदघर या वहां पर संभाला जा सके। हस्तशिल्प प्रशिक्षण या मनोरंजन या प्रस्तुति सेवा दी जाती थी, यानी इस तरह के कार्य वहां संचालित होते थे। चाहे वो नंदघर हो या फिर अपन स्कूल पूर्व कोई भी आंगनवाड़ी हो, इस तरह के बच्चों वगैरह सम्मेलन है कि वहाँ भेजा जाता था। अब है लास्ट निष्कर्ष। इन सारी चीजों से निष्कर्ष क्या निकलता? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड भारत में महिलाओं को सशक्तिकरण यानी आगे बढ़ाने और बाल कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह सरकारी कोष, सरकारी कोष का मतलब क्या है? सरकार के पास जो राजस्व है, जो टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, उसके जरिए स्वैच्छिक प्रयासों से मध्य सेतु, सेतु का मतलब होता है पुल की तरह कार्य करते हुए देश के सुदूर, सुदूर का मतलब होता है बहुत दूर तक, यानी अपन बोलते हैं कि ढेर मेट्रो सिटी से लेकर अपने बॉर्डर एरिया तक ये सारे संगठन काम करते हैं, तो सुदूर क्षेत्रों तक है जो कार्य होते हैं। वंचित क्षेत्रों में जन कल्याणकारी जो योजना है उनको सुचारू रूप से, सुचारू का मतलब होता है हमेशा एक गति के साथ है जो आगे सुनिश्चित किया जाता है कि लगातार ये योजनाएं चलती रहे। कौन कौन सी योजना? जो महिलाओं और बाल कल्याण के लिए जो जरूरी हो। अब विचाराता हूँ लोकतांत्रिक और समाजवाद, ये हमारा दूसरा प्रश्न है अथवा में। लोकतांत्रिक समाजवाद पर एक लेख लिखना है जिसमें समानता न्याय के साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी हो। इसके मूल तत्व और भारतीय संवैधानिक ढांचा पहले पढ़ेंगे। पहला है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। हाँ, तो लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम या फिर चुनाव हो या अभिव्यक्ति हो, तथा समाजवाद समानता सामाजिक न्याय के जो श्रेष्ठ समन्वय होता है उसके अकॉर्डिंग है जो चलता है कि वो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का मतलब जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व है, इसी समाजवाद को राष्ट्रीय नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में जो स्थापित किए गए हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। तीसरा है योजनाबद्ध विकास। योजनाबद्ध का विकास का मतलब होता है क्रमबद्ध, जैसे योजना प्लानिंग करके विभिन्न क्षेत्रों में विकास जो किया जाता है उसको योजनाबद्ध विकास है जो कहा जाता है। वर्ष 1950 में स्थापित योजना आयोग के माध्यम से सामाजिक न्याय के साथ साथ गरीबी, आर्थिक विषमता, विषमता का मतलब होता है जिन क्षेत्रों में अभी तक विकास नहीं हुआ है का निवारण, निवारण का उसको दूर करने का प्रयास किया गया। अब आगे बढ़ते आर्थिक नीतियां। आर्थिक मतलब वे नीतियां जिन क्षेत्रों में है जो अर्थ यानी रुपए वगैरह लगा के
उनको थोड़ा बहुत विकास का डर रहा है जो सही किया गया था। क्योंकि जब अपन 1950 की बात कर रहे थे, तो देश आज़ाद होने के 2-3 साल बाद की ही बातें है। तो वहाँ पर उस समय विकास की गति बहुत मंद थी या धीमी थी। अब पंडित नेहरू का योगदान एंड इस मंद गति में जो पंडित नेहरू थे, उनकी क्या भूमिका थी? उन्होंने किस प्रकार इस मॉडल को आगे संचालित किया? नेहरू जी इसके प्रमुख समर्थक थे, किसमें? मिश्रित मॉडल के या मिश्रित व्यवस्था का मॉडल है, उसके समर्थक थे। उन्होंने भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को आगे बढ़ावा दिया। दूसरा है कमजोर वर्गों का उत्थान। उत्थान का मतलब होता है उनको आगे बढ़ाना। जो कमजोर वर्ग है, उनको आरक्षण या अपन बोल सकते हैं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं वगैरह लागू करके उनको आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया था। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट यानी एससी। अगर अपन अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो बोलते हैं एसटी यानी शेड्यूल ट्राइबल। और पिछड़े वर्ग का मतलब होता है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। तो एससी एसटी ओबीसी जो है उनको आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया गया और विशेष सुरक्षा योजनाएं देकर उनको इसके केंद्र में यानी जो ये वर्ग है या फिर अपन बोलते हैं शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइबल हो गया या ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, इन सारे वर्गों जो इनका उत्थान नहीं हो पाया था, इनको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने का जो कार्य किया। तीसरा है गरीबी उन्मूलन। गरीबी से समझते हैं, उन्मूलन का मतलब होता है अपन कह सकते हैं विनाश या अपन ये कह सकते हैं अंत। यानी गरीबी का अंत कैसे करेंगे? तो 1970 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा है जो इंदिरा गांधी ने दिया था, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, यानी जो गरीबी है देश में उनको हटाने का काम करेंगे। आंदोलन के माध्यम से भूमि सुधार पहला। दूसरा है समता मूलक समाज की जो स्थापना पर बल दिया। यानी समता मूलक का मतलब ऐसे समाज जिनमें दोनों जितने भी पक्ष हो उनको सही ढंग से है जो अपन एक साथ लेकर चले, इस पर है जो जोर दिया गया। अब निष्कर्ष ये है कि वह विचारधारा जो है वो केवल आर्थिक विकास नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण, सर्वांगीण का मतलब था सभी ओर से या अपन के गरिमापूर्ण जो जीवन सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम था। यानी उन्होंने कहा भी कि केवल ये विचारधारा ये है कि आर्थिक विकास ही नहीं अपितु जो समाज है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण, सर्वांगीण मतलब सब ओर से, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से स्ट्रोंग हो, आर्थिक दृष्टि से भी हो और राजनीतिक दृष्टि से भी आगे आए। ऐसे नहीं है कि अपने उसको रुपए पैसे दिए वो आर्थिक स्थिति से सशक्त हो गया, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से पिछड़ गया, नहीं। उनका ये मानना था कि सभी ओर से उनका विकास हो, चारों ओर से, चाहे जो भी उनके क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकता है। या गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करें। गरिमापूर्ण का मतलब वो अगर जीवन जी रहे तो उनमें एक अपन कह सकते हैं अपनी पहचान अस्मिता के साथ है जो जीवन जिए। इस आगे बढ़ेंगे अपन। हम्म, अब है तीसरा प्रश्न, व्यवस्थापिका के कार्य और भूमिका। पहले पढ़ चुके हैं। व्यवस्थापिका का मतलब कानून बनाने का काम करेंगे, कार्यपालिका कानून लागू करने का काम करेंगे और न्यायपालिका कानून की समीक्षा करने का काम करेगी। तो व्यवस्थापिका के कार्यों और सविस्तार का वर्णन करना है, जिसमें संसदीय प्रजातंत्र हो या व्यवस्था में संसद की जो सर्वोच्चता हो, उसके बारे में जो बात करेंगे। पहला है विधायी, वित्तीय एवं नियंत्रण संबंधी कार्य। पहला है कानून निर्माण। कानून निर्माण करने का कार्य कौन करेगी? व्यवस्थापिका। बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार ये नए कानूनों को निर्माण करने का कार्य करेंगे। पुराने जो निरर्थक कानून है उनको संशोधन करेंगे या नीति स्थिरीकरण करेंगे, या व्यवस्थापिका का जो मूल कार्य है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी पुराने कानून होते हैं या अपन बोले उस स्थिति में जो कानून लागू किए गए थे, आज उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उसमें संशोधन करके या उन कानूनों को हमेशा के लिए समाप्त भी करने का कार्य जो व्यवस्थापिका करेगी। जैसे अपने समय समय पर जैसे अभी बीएनएस चल रहा है, भारतीय न्याय संहिता, जिसको नए कानून के रूप में परिवर्तन, जो जितने भी पुराने कानून थे जो अंग्रेजों के समय में लागू किए थे, उन सारों को हटा के अपने एक नई, जैसे पहले अपन बोलते जब किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी होती थी तो अपन बोले इसने हमारे साथ 420 कर दिया, यानी धारा 420 में इसका उल्लेख था, तो अपन सामान्य भाषा में बोल रहे इसने हमारे साथ 420 ही कर दी। जिसका आज हाल ही में अगर अपन उस धारा को देखें तो 318। तो इस तरह के जो कानून है जो जरूरी नहीं थे या गैर जरूरी थे, उन सारों को हटा दिया गया है। हाँ, तो अपन कार्यपालिका को पढ़ेंगे। कार्यपालिका पर नियंत्रण, सरकार से प्रश्न पूछना या ध्यान आकर्षण करना या काम रोको या निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार का जवाबदेह उत्तरदायी तैयार करना। तो अपन बोलो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? तो अपन बोलो प्रधानमंत्री यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर, या अपन बोलते हैं प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, या हम कहते हैं मिनिस्ट्री यानी मंत्रिपरिषद। ये लोग है जो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। तो सरकार से ये प्रश्न पूछेंगे, ध्यान आकर्षण करेंगे
काम रोकेंगे या निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी रखते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय वित्त आयोग पर नियंत्रण। बजट को स्वीकृत करना या संसद की अनुमति के बिना सरकार न तो कोई नया कर लगा सकती, कर का मतलब टैक्स, और ना ही संचित निधि जो होती है उनमें धन खर्च कर सकती है। संचित निधि का मतलब जो राज्य की कोष में जमा पूंजी है उसका अपने ढंग के अनुसार वो इस चीज में यूज नहीं ले सकते। इस चीज को जो उसमें कहा गया है कि वित्त संबंधी जो क्या कार्य हो सकते हैं। अब है कानून में संशोधन और निर्वाचन और न्यायिक कार्य। संशोधन का मतलब इस बात से समझे कोई भी करेक्शन करना है। जैसे अभी अपने देखा कि जो पुराने कानून हैं जिनकी आज आवश्यकता नहीं है और पुराने में जब आवश्यकता थी तो लागू किए गए थे, उनको हटाकर अपन जो करेक्शन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है विचार विमर्श का मंच। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या सामाजिक सुधार या नागरिकों के हितों में अगर गंभीर परिचर्चा या वाद विवाद हो तो सर्वोच्च माध्यम क्या है? विचार विमर्श का मंच है। दूसरा है संविधान संशोधन, संविधान में जो करेक्शन करना हो तो देश की जरूरतों के अनुसार निर्धारित बहुमत नियमों के तहत संविधान के अनुच्छेदों में आवश्यक संशोधन करना। यानी अगर बहुमत है तो उसके अकॉर्डिंग अपन है जो इसमें संशोधन कर सकते हैं। तीसरा है न्यायिक कार्य या महाभियोग। महाभियोग आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम राज्यपाल या राष्ट्रपति के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति को अपन महाभियोग के प्रक्रिया से ही हटा सकते हैं। नहीं तो 5 साल के लिए चुनाव जीते हुए या 5 साल के लिए जो वहाँ पद पर बने रहते हैं। लेकिन महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी इसका हिस्सा है। किसका? तो अपने संसदीय जो कार्य है इसका। न्यायिक प्रक्रिया महाभियोग राष्ट्रपति है या न्यायाधीश है जो जस्टिस वगैरह है आदि को संवैधानिक उल्लंघन पर महाभियोग पद से हटाने की प्रक्रिया रखते हैं। यानी अगर वो किसी तरह से संविधान का उल्लंघन करते हैं, एक ही उनका निर्णय है हमारे पास, अगर वो किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन करते नजर आते तो अपन उस महाभियोग प्रक्रिया से इनको हटा सकते हैं। निर्वाचन कार्य। भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष सहभागिता निभाना। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट रूप से। ये भी व्यवस्थापिका का कार्य है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। भारत में न्यायपालिका। अब जैसे पहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, फिर अपन है जो न्यायपालिका पर आते हैं कि न्यायपालिका के क्या कार्य हो सकते हैं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। न्यायपालिका का मतलब कानून जो बनाए गए हैं व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के द्वारा उनकी समीक्षा करने का जो कार्य है वो किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। कोई कानून ढंग से बना है कि नहीं बना है, या लोगों के जो किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, लोग उनसे खुश है कि नहीं खुश है, या फिर लोगों को ये सही तरह से इफेक्ट डालता है। इस तरह की जो चीजें है वो अगर समीक्षा करने का जो कार्य है वो किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। राजनीतिक पद्धति संबंधी कार्य। पहला है संविधान की व्याख्या एवं समीक्षा। न्यायपालिका जब भी ये निर्णय लेते तो कानून की सही व्याख्या या फिर अपन बोलते कानून को सही ढंग से देखकर फिर ये निर्णय लेते हैं कि क्या कानून ये संविधान की नजरों से सही है या गलत है। इस पर जो समीक्षा करने का काम करेंगे। तो पहला काम उनका होगा कि संविधान की सही व्याख्या करे या सही समीक्षा करे, बाद में कोई निर्णय ले पाए। विधेयिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक समीक्षा करना पहला, तथा संविधान के जो प्रतिकूल होने पर उन्हें अवैध घोषित करना, ये न्यायिक पुनर्लोकन का हिस्सा है। अवैध का मतलब होता है वो ये मानेंगे कि ये कानून पूरी तरह से रिजेक्टेड है। ये न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का मतलब पुनः देखने का एक तरीका है। ठीक है। प्रतिकूल का मतलब होता है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको है जो अवैध करार दे सकते हैं, या फिर अपन बोलते रिजेक्ट कर सकते हैं कि कानून पारित नहीं हो सकता या कानून लागू नहीं हो सकता है। दूसरा है अधिकारों की रक्षा। जैसे नागरिकों को मौलिक अधिकार है, उनकी रक्षा हेतु आदेश या जिसको अपन रीट जारी करना कहते हैं वो भी कर सकते हैं न्यायपालिका। तीसरा है संघीय विवादों का समाधान। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में अगर राज्य सरकारों के मध्य कोई क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद का निष्पक्ष जो निपटारा करना है वो भी न्यायपालिका करेगी। क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? अगर दो राज्य है उनके बीच में कोई सीमा विवाद है या किसी एक खास जगह को लेकर अगर विवाद है तो उसका अगर निपटारा करना हो वो भी न्यायपालिका के हिस्से में आता है। वही कर सकते हैं भाई ये कितने ऐसा जो किस क्षेत्र में आता है। अब है सलाहकारी कार्य। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने वाले विशिष्ट कानून
प्रश्नों पर प्रामाणिक परामर्श प्रदान करेगा। परामर्श का मतलब वही सलाह। जो राष्ट्रपति जो कानूनी प्रश्न करेंगे उन पर सलाह देने का कार्य भी कौन करेगा? न्यायपालिका ही करेगी। न्यायिक एवं विधिक प्रशासनिक कार्य। हाँ, न्यायिक एवं विधिक प्रशासनिक कार्य है। पहला, कानूनी विवादों का निर्णय, यानी पूर्व निर्णय जो लिए गए संहिताबद्ध न्यायिक प्रक्रियाओं के आधार पर दीवानी और आपराधिक मुकदमों पर फैसला करना न्यायपालिका का कार्य है। अल्पसंख्यक वारिसों का संरक्षण करना, यानी अगर कोई मरत है, लावारिस है व्यक्ति, लावारिस का मतलब जिसका कोई वारिस नहीं हो, लावारिस की संपत्ति है, उनको रिसीवर या संरक्षक नियुक्त करना हो। जैसे किसी व्यक्ति के कोई भी वारिस नहीं है तो उसको संपत्ति है जो किसको हस्तांतरित की जाती है, किसी को रिसीवर की जाती है। ये संबंधी फैसला भी न्यायपालिका का है। अन्य कार्य है जैसे विदेशियों को नागरिकता देनी हो, यहाँ की किसी देश की खास नागरिकता वगैरह देनी हो, या फिर सिविल मैरिज की स्वीकृति देनी हो, या निर्वाचन संबंधित विवाद हो। निर्वाचन का मतलब तो इलेक्शन संबंधित, यानी कभी वोटों का झगड़ा हो जाता है या उसकी अयोग्यता हो जाती है, यानी किसी तरह के वो गैर डॉक्यूमेंट लाकर चुनाव जीत तो जाते हैं, बाद में न्यायिक निर्णय होता है भाई वो अवैध रूप से जो चुनाव लड़े थे। तो इस तरह के विवाद भी निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका। या फिर वसीयतनामों का पंजीकरण, वसीयत का मतलब होता है जो उत्तराधिकार है उसका निर्णय भी ये न्यायपालिका करेगी। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो पर्सन है हमारा वो है लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषताएं। लोकतांत्रिक जो प्रशासन है उसकी विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक यानी लोगों का तंत्र, डेमोक्रेसी। हाँ, लोकतांत्रिक प्रशासन का प्रमुख विशेषता विवेचना करनी। भाई लोकतांत्रिक प्रशासन है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी हमें विवेचना करनी। इसमें क्या क्या है? तो जन कल्याण है, पारदर्शिता है और विधि का शासन है। विधि का मतलब होता है कानून, कानून का शासन। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बंटवारा। अब जब भी सत्ता की बात होती है भारतीय विधि के अनुसार तो अपन कहते हैं भारतीय जो सत्ता है वो विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब उसका सबसे उच्चतम स्तर है केंद्र का, फिर राज्य, राज्य के बाद में फिर जिला स्तर की सरकारें हैं, फिर अपन नीचे तक जाएंगे तो स्थानीय स्वशासन या अपन बोलते हैं जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट यानी ग्राम पंचायत वगैरह होती है, तो इसको अपने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर सकती है। अब विकेंद्रीकरण का फायदा क्या है? तो कोई भी सरकार मनमानी ढंग से कोई रवैया अपना नहीं सकते। जैसे केंद्र सरकार चाहे तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो उनकी मन मर्जी है, क्योंकि वहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण है, राज्यों वगैरह में सरकार अलग अलग कार्य करती है। इस तरह से तो अत्यधिक केंद्रीकरण का विरोध कर प्रशासनिक शक्तियों का निचले स्तर तक वितरण किया जाता है, जिससे तानाशाही रुकती है। तानाशाही मतलब कोई भी खुद को सर्वोच्च मानने से जो बचता है, या फिर अपन वो सर्वोच्च मान ही नहीं सकता, क्योंकि विकेंद्रीकरण में सरकार अलग अलग स्तरों की है और जनहित की रक्षा सुनिश्चित होती है। दूसरा, हाँ, क्योंकि सर्वोच्च मानने की शक्ति यहाँ पर दी नहीं गई है, क्योंकि सत्ता विकेंद्रीकरण में है जो सारों को है जो समान प्रकार से, या अपन बोल जब केंद्रीय सूची समवर्ती सूची की बात करेंगे तो कामों का पहले से बंटवारा कर रखा है कि कौन सा काम कौन करेगा, तो वहां पर सरकारों का जो वर्चस्व कम होता है। हम्म प्रशासनिक पारदर्शिता, इससे प्रशासनिक पारदर्शिता भी बनी रहती है। जैसे प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, या हर निर्णय उचित स्पष्ट होता है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और जनता प्रशासनिक विश्वास बढ़ता है। यानी प्रशासनिक विश्वास क्यों बढ़ता है? क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण है, तो किसी एक व्यक्ति में प्रशासन समाहित नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रशासन का थोड़ा बहुत विश्वास भी आम जनता के प्रति होता है। जनता ये चाहती है भाई अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से पारदर्शिता रूप से संभव हो पाएगा। विधि, विधि का मतलब होता है कानून, कानून का शासन, संविधान की सर्वोच्चता। यानी कानून का शासन भले है लेकिन इसमें सर्वोच्चता कानून भी किसके अकॉर्डिंग? संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो सर्वोच्च कौन है? सबसे उच्चतम है जो कानून ही है, सर्वोच्च संविधान है। प्रशासन का प्रत्येक कार्य संविधान और कानून के दायरे में होता है। कानून के विरुद्ध की गई कार्य न्यायपालिका में अमान्य घोषित हो सकते हैं। यानी कानून का विरुद्ध कोई भी कार्य अगर किया गया है तो वो जब न्यायपालिका में आएगा तो अमान्य करार दिया जाएगा, या आपने पहले जो शब्द पढ़ा अवैध करार दिया जाएगा। अवैध का मतलब वो रिजेक्टेड हो जाएगा, वो पास हो ही नहीं पाएगा। तो ये न्यायपालिका के पास ये शक्ति मौजूद है। अब है जवाबदेही और राजनीतिक सर्वोच्चता। जवाबदेही का मतलब होता है कि किसी कार्य के प्रति अपनी क्या
भागीदारी क्या है, क्या अपन उस कार्य के प्रति जवाबदेही रखते हैं या नहीं। तो प्रशासन निर्वाचित या जनप्रतिनिधि, निर्वाचित का मतलब होता है चुने गए, इलेक्टेड। अब जनप्रतिनिधि इलेक्टेड होते हैं, चुने गए होते हैं। तो चुने गए जो जनप्रतिनिधि है तथा व्यवस्थापिका के जो प्रति उत्तरदायी होते हैं, अधिकारियों के का मुख्य कार्य राजनीतिक नेतृत्व के निर्णयों को लागू करना होता है। ये सब जो चुने गए जनप्रतिनिधि उनका काम होता है या अधिकारियों का काम होता है, जो भी चीजें है, मतलब जो नीति निर्णय लिए गए उनको सही ढंग से जो लागू करवाना होता है। तो ये लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता है। पहला है सत्ता का विकेंद्रीकरण, दूसरा है प्रशासनिक पारदर्शिता लागू करना, और तीसरा है विधि का शासन या संविधान की सर्वोच्चता, और चौथा है कि जवाबदेही या राजनीतिक सर्वोच्चता। इन चारों पॉइंटों में हमारा लोकतांत्रिक प्रशासन है उसको समाहित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है लोक प्रशासन का बढ़ता महत्व, यानी लोक प्रशासन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो किस प्रकार है जो हमारे लिए जरूरी है। कल्याणकारी राज्य का दैनिक जीवन। हम्म, दैनिक जीवन का मतलब जो डेली रूटीन है वो। कार्य क्षेत्र का विस्तार। आधुनिक राज्य केवल पुलिस राज्य नहीं है। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संचार और उद्योग जैसी विकास योजनाओं के कारण लोक प्रशासन की भूमिका विस्तृत हो गई है। विस्तृत का मतलब बढ़ गई है। अब लोक प्रशासन विस्तृत होता चला गया, इसलिए अपन पुलिस राज्य नहीं कह सकते उसको। वहां पर आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और साथ में संचार के साधन है। संचार का मतलब होता है जैसे जिसको अपने कनेक्टिविटी के साधन कह सकते हैं, जैसे मोबाइल है, रेडियो है, टेलीविजन है, अखबार है, ये सारे संचार के साधन कहलाते हैं। तो संचार के साधन है। उद्योग है, जैसी बहुत सारी विकास योजना है जिसके कारण अपन लोक प्रशासन की जो विशेषता है वो बहुत विस्तृत हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। दूसरा है स्थायित्व प्रदान करना, यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखना, या जो परिवहन है, यातायात के साधन या आवागमन के साधन कह सकते हैं वो, या बिजली है, पानी है, आपदा नियंत्रण है, आदि जो मूलभूत सुविधा है उनको सुचारू रूप यानी सही ढंग से संचालन करना, दैनिक जीवन को स्थिरता देना भी किसका कार्य है, लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। तीसरा, नीति निर्माण में सहायक, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अपने व्यवहारिक ज्ञान और विशेषज्ञता के आधार पर जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, उनका निर्माण करता है, साथ में सरकार का मार्गदर्शन भी करते हैं। ये कौन कौन से कार्य किसके, ये कल्याणकारी राज्य के दैनिक जीवन के कार्य है, या अपन कल जो लोक प्रशासन है उसके बढ़ते महत्व पर बारे में चर्चा करें। तीन जैसे कार्य क्षेत्र में विस्तार, स्थायित्व प्रदान करना, और नीति निर्माण है जो सहायता देना। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक प्रगति और समन्वय। वही चीज, समन्वय का मतलब तालमेल होता है, यानी जो सामाजिक आर्थिक की प्रगति है उसको अपन में किस प्रकार की जो समन्वयता है। पहला है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम, पिछड़े वर्गों का कल्याण। अब पिछड़े वर्ग कौन से, पहले अपन पढ़ चुके, SC ST या OBC, या अपन माइनॉरिटी भी कह सकते हैं, महिला भी कह सकते हैं। इस तरह के जो वर्ग है ये अभी तक पिछड़े वर्ग कहलाते हैं। महिला सशक्तिकरण हो या गरीबी उन्मूलन हो। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म या विनाश। जैसी समतामूलक नीतियों पर धरातल पर क्रियान्वयन करना कार्य लोक प्रशासन ने जो करता है। दूसरा है मानव सहयोग एवं समन्वय, सरकार द्वारा विभिन्न जटिल अंगों और जनता के बीच में सुचारू यानी नियमित रूप से तालमेल बैठाना, प्रजातंत्र को जो सफल बनाना, ये कार्य भी किसका है, लोकतांत्रिक राज्य का। तीसरा है आर्थिक न्याय की स्थापना। जन कल्याणकारी योजनाएं जो होती है, जन कल्याणकारी योजनाओं का मतलब ऐसी योजनाएं जो लोगों को राहत पहुंचाती हो। जैसे आपने देखा होगा कई प्रकार के जो गरीब लोग होते हैं उनको अनाज वगैरह वगैरह देने का, आवास देने का जो कार्य होता है, या जो 9th में जो बच्चियां पढ़ती है उनको साइकिल देने का कार्य होता है। इन सारी योजनाओं को अपन जन कल्याणकारी योजना में सम्मिलित कर सकते हैं। तो जो संसाधन है या समतामूलक वितरण समाज से सबसे वंचित व्यक्ति है उसको आर्थिक प्रगति तक है जो लाभ पहुंचाना, ये आर्थिक न्याय की स्थापना है। हाँ, तो इसमें अपने पढ़ा लोक प्रशासन में बढ़ता महत्व। इसमें 3-4 टॉपिक पढ़े, जैसे कार्य क्षेत्र का विस्तार हो गया, या अपन स्थायित्व प्रदान करना होगा, या नीति निर्माण में सहायता करना होगा, या सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, या फिर मानव सहयोग का समन्वय, या फिर आर्थिक न्याय की जो स्थापना है। ये सारे किसके भाग है, तो अपने लोक प्रशासन है उसके बढ़ते महत्व और कार्य ये है। आगे बढ़ते हैं।
अब है नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं। हम पहले पढ़ चुके हैं नौकरशाही है क्या। तो नौकरशाही का मतलब होता है कि राज्य प्रशासन में जो भी भागीदारी निभा रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो, पुलिस हो या होमगार्ड के जवान हो, वो सारे के सारे नौकरशाही का हिस्सा है। और नौकरशाही स्थायी तो होती है नहीं, हमेशा परमानेंट रहती है। सरकारें बदलने पर भी उनका वर्चस्व या उनका जो तालमेल है वो हमेशा बना रहता है। जैसे नियम, विभाजन और पदानुक्रम। नियम है, विभाजन का मतलब बंटवारा, पदानुक्रम का मतलब पद सोपान। जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी जो अधिकारियों का वर्ग हो, जैसे आपने अगर जिला प्रशासन की बात करते तो सबसे उच्चतम पद डीएम, फिर एडीएम, फिर अगर नीचे है एसडीएम, ठीक है, फिर उसके नीचे है तहसीलदार, फिर पटवार या ग्राम सेवक। तो ये पद सोपान है, पदानुक्रमा है कि किस तरह से अधिकारियों का है जो एक श्रृंखला चलती है जिसमें जो सही ढंग से वो कार्य संपन्न करवाते हैं। तो यही है। पहला है कानून की कठोरता और औपचारिकता। जैसे समस्त जो प्रशासनिक कार्य व्यक्तिगत विवेक या इच्छा के बजाय पूर्व निर्धारित विधिक नियमों के या प्रक्रियाओं के अनुसार औपचारिक किए जाते। इसमें ये होता है कि नौकरशाही में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से या अपने विवेक से कार्य नहीं कर पाता। जो विधिक नियम है या पहले जो रूल चले आ रहे उसके अकॉर्डिंग काम कर पाता। जैसे किसी जिले में कलेक्टर नया लगा है, उसको 2 महीने आते ही उसने अपने विवेक से कार्य करना संपन्न कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। जो पूर्व का मतलब जो पहले में कानून जिस ढंग से वो कार्य होते आ रहे उसी ढंग से नौकरशाही आगे संचालित करते हैं। तभी आप देखते हैं कि एक जिले में 1 साल से ज्यादा कलेक्टर नहीं रहते, फिर भी काम उस जिले में निरंतर बढ़ता रहता, आगे बढ़ता है। तो काम ये जो जिस जगह पर छोड़ के जाता है उसको उससे आगे बढ़ाना होता है। उसको ये मतलब नहीं है कि अपने निर्णय नहीं ले सकता, जिस ढंग से वो काम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाता है। तो अपन कह सकते हैं कि उसको व्यक्तिगत विवेक या इच्छा के बजाय वो अपने पूर्व निर्धारित जो विधि का मतलब जो कानून में नियम दी गई या जो प्रक्रिया है उसके अनुसार है जो ये कार्य आगे करते हैं। दूसरा पॉइंट है जैसे कार्यों का नियोजित विकास। नियोजित का मतलब प्लानिंग, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, और विभाजन का मतलब बंटवारा। तो काम का है जो प्लानिंग के तहत बंटवारा किया गया। प्रत्येक पद के कर्तव्य, दायित्व एंड ड्यूटी के कानून को सुनिश्चित होते हैं जिससे दक्षता बढ़ती है। दक्षता मतलब उसके जो विश्वास है वो बढ़ता है और क्षेत्राधिकार में टकराव टलता है। तीसरा पद सोपान की व्यवस्था। प्रशासन में पदों का ढांचा पदानुक्रमित होता है। पदानुक्रमित को अभी मैंने समझा है, पद का क्रम, ये जो सीढ़ी दर सीढ़ी है ऐसे है जो पद सोपान या पदानुक्रमित होता है। प्रत्येक निम्न अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करता है। यानी प्रत्येक जो निम्न अधिकारी होता है, यानी जो निचला अधिकारी होता है, अपने अफसर होते हैं या अपन बोलते हैं उच्च अधिकारी, उनके निर्देशन में या उनके जो उनके दिए गए निर्णय के अनुसार ही वो कार्य संपन्न करते हैं। जैसे एक एडीएम है जो जिला कलेक्टर को आदेश स्वीकार करता है, फिर जो एडीएम है उसका आदेश एसडीएम मानते, एसडीएम का आदेश फिर तहसीलदार मानते हैं, और तहसीलदार का जो आदेश है वो पटवार या अपन बोल सकते हैं ग्राम सेवक मानते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि निचले जितने भी अधिकारी है वो अपने उच्चतम अधिकारी का दिया हुआ निर्देश मानते हैं। अब योग्यता है एबिलिटी आधारित चयन। अधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगिता में अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। उसकी शैक्षणिक योग्यता होती है, फिर तकनीकी दक्षता होती है, फिर निर्धारित योग्यता के मानदंड जो होते हैं उसके आधार पर निष्पक्ष रूप से की जाती है। यानी जो ये लोग होते हैं अफसरशाही में, ये कहाँ से आते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है, एबिलिटी क्या होती है। तो एबिलिटी ये होती है कि कोई भी एक एग्जाम है उसको पास करके उस मैदान में आते हैं। उसके बाद इसकी शैक्षणिक योग्यता आंकी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ग्राम सेवक है, उसने स्नातक की डिग्री कर रखी होती है तभी वो बन पाता है। एक कांस्टेबल है जो 10वीं पास बन जाता है, तो ये उसकी अपन बोल सकते हैं शैक्षणिक योग्यता है। उसके बाद उसकी तकनीकी दक्षता कितनी, तकनीकी मतलब जब वो पास करे एग्जाम अपने फील्ड में जाएगा तो उसके बाद उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसको तकनीकी दक्षता के माध्यम से फिर जो मानदंड है उनको तय करके फिर आगे बढ़ते हैं और नौकरशाही में स्थापित होते हैं। बाद में वो सही ढंग से कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद ये निष्पक्ष रूप से की जा सकती है। अब है स्थायी प्रकृति, स्थायी का मतलब फिक्स जो है नेचर। उसके बाद राजनीतिक सत्ताएं बदलती रहती है लेकिन नौकरशाही स्थायी तो निरंतर चलती रहती है, जिससे प्रशासनिक कार्य कभी बाधित नहीं होता है। अपन बार बार यही चीज पढ़ रहे कि राजनीतिक सत्ताएं यानी सरकारें भले ही बदले लेकिन नौकरशाही कभी बदलती
नहीं है, वो हमेशा स्थायी रहती है, फिक्स रहती है, जिसके कारण जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो कभी बाधा उसमें आती नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, कोई राशन नया बनाना हो, नाम करेक्शन करना हो या कोई रोड बन रही हो, वो हमेशा निरंतर काम चलते जाएँगे, चाहे वो सरकारें आए भले दूसरे दल की सरकार हो या चुनाव इलेक्शन चल रहे हो या कोई भी किसी प्रकार का काम हो, लेकिन ये काम तो हमेशा चलते रहते हैं। कारण ये है कि वहाँ पर नौकरशाही में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब है तीसरा पॉइंट, आजीविका या फिर पेशेवर आचरण यानी व्यवहार। अधिकारी निश्चित वेतनभोगी होते हैं। वेतनभोगी का मतलब होता है वेतन को भोगने वाले। वेतन का मतलब होता है सैलरी, यानी सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी होते हैं। वो जो राज्य सरकारें होती है, केंद्र सरकार, उनकी राजकोष से ये लोग अपनी तनख्वाह या फिर सैलरी प्राप्त करते हैं। ठीक है? उनके पास नियमबद्ध पदोन्नति के अवसर होते हैं। नियमबद्ध पदोन्नति का मतलब प्रमोशन के वो अवसर होते हैं कि जब वो किसी फील्ड में कई सालों तक अपने एक्सपीरियंस को लेकर कार्य करते हैं या फिर वो धीरे-धीरे अपने क्षेत्र में उच्च कार्य करते हैं, तो उनको सरकार या अपन कह सकते हैं विभिन्न जो विभागों से संबंधित है, उनको प्रमोशन यानी पदोन्नति भी मिलती है। फिर वैधानिक सत्ता के विविध आधार होते हैं। उसके बाद इनको सत्ता का विधि के नियम अनुसार जो आधार है, उसके अनुसार भी लिया जाता है। अब है दबाव समूह, जिसकी चर्चा अपन जो अति लघुतरात्मक प्रश्न थे, उसमें थोड़ी बहुत कर चुके थे। दबाव समूह का मतलब था प्रेशर ग्रुप। इसकी परिभाषा और विशेषता देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेशर बनाते हैं सरकार के ऊपर और किस तरह से फैसलों में परिवर्तन करवाते हैं। दबाव समूह को परिभाषित यानी मीनिंग अपन को डिफाइन करना है। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता क्या है, उसको देखना है। परिभाषा, डेफिनेशन। दबाव समूह विशिष्ट हितों को लेकर, विशिष्ट हित का मतलब उनका कोई एक फिक्स हित होता है, उसको लेकर ही वो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। जैसे औपचारिक या अनौपचारिक संगठन होते हैं, जो स्वयं सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करके, बल्कि नीति निर्माता अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए संवर्धन कार्य करते हैं। यानी उनका उद्देश्य नहीं होता है भाई वो सरकार में आए या चुनाव लड़े, लेकिन उद्देश्य उनका ये होता है कि हमारी बात मांगे या जो मानी जाए, और उनका ये प्रेशर रहता है कि कम से कम सरकार हमारी बात सुने। तो ये जो दबाव समूह है या फिर प्रेशर ग्रुप है, इनका संगठन किस प्रकार का है, उद्देश्य क्या होता है और कार्य प्रणाली क्या होती है। उद्देश्य संगठन तो अपन कहते हैं औपचारिक होता है संगठन या अनौपचारिक रूप से भी होता है। उद्देश्य क्या है तो अपन कहते हैं अपने हितों के लिए संघर्ष करना। कार्यप्रणाली किस प्रकार की है, तो कार्यप्रणाली ये है कि वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, जिससे सरकार का जो फैसला है उसको जो पलट सके। पहली चीज है औपचारिक संगठन है। दबाव समूह को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम है, सदस्यता शुल्क है और संगठनात्मक ढांचा है। यानी उसके कुछ नियम है, कोई भी अगर संगठन है उसके कुछ नियम चलते हैं। फिर उसमें सदस्यता शुल्क भी लगती है। सदस्यता का अगर कोई मेंबर बनना चाहे तो उसको कुछ फीस भी देनी होती है, और उसका संगठनात्मक ढांचा है। संगठन का मतलब क्या होता है, एक कोई दबाव समूह है, उसका अध्यक्ष भी होगा, उसका सचिव भी होगा, उसके विभिन्न मेंबर्स भी होंगे। वो सारे लोग मिलकर किसी बात का निर्णय करते हैं, भाई इस हमें किस प्रकार के निर्णय या करने हैं या सरकार पर किस तरह का दबाव बनाना है, इस तरह के संबंध में वो बात करते हैं। तथा कार्यकारिणी भी होती है। कार्यकारिणी वही चीज कि उसका जो ढांचा है, कितने सदस्य होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, कौन कोषाध्यक्ष होगा, इस तरह के सारे लोग मिलकर कार्यकारिणी गठित करते हैं। अपवाद अनौपचारिक है, जाति समूह, यानी जो जाति का समूह है वो अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं होता है। क्यों? औपचारिक का मतलब होता है ये जो संगठन बनाएंगे इसमें विभिन्न धर्मों या विभिन्न समाजों के लोग हो सकते हैं, लेकिन जो जाति का समूह होगा उसको एक जाति प्रेजेंट करेगी, तो अपन वो अनौपचारिक कह सकते हैं। ठीक है? जैसे शिक्षक संघ है। अब शिक्षक संघ कोई एक ही जाति के शिक्षक होते नहीं, तो अब विभिन्न जातियों के शिक्षक मिलकर कोई शिक्षक संघ बना तो वो औपचारिक संगठन है, जिसमें सभी प्रकार की जातियों का समाहार होता है। दूसरा सत्ता प्राप्ति की अनिच्छा। अनिच्छा का मतलब होता है उनकी सरकार में आना या सत्ता की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। वो इच्छा रखते भी नहीं है, क्योंकि वो एक सामाजिक संगठन की भांति काम करते हैं और एक दबाव बनाने का कार्य करते हैं बस। दलीय राजनीति से दूर रहते हैं। वे समूह चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से शासक दलों पर दबाव बनाए रखते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप से सरकार पर प्रेशर बनाने का कार्य करते हैं। अपन बोलते हैं एक तरह से वो पावर सेंटर का कार्य करते हैं बस। स्वहित पर आधारित। स्वहित का मतलब होता है खुद का हित। उनका उद्भव विशेष समान हितों जैसे व्यापारी, किसान, श्रमिकों को हित की रक्षा के उद्देश्य से होता है। जैसे व्यापारी को संगठन है तो व्यापारी को संगठन क्या करेगा, व्यापारी हितों के लिए काम करेगा। भाई जो भी
मंडी में किसी प्रकार के अगर फसल वगैरह या फिर फल वगैरह अगर खराब हो जाते, तो डिमांड करेगा कि उनको कम से कम अनुदान दिया जाए, या जो किसान संगठन है वो किस बात की मांग करेगा। जैसे कभी तूफान से या फिर अपन बोल सकते हैं कि ज्यादा बारिश होने से उनकी फसल वगैरह हानि हो जाती है, तो ये दबाव बनाएगी सरकार के ऊपर कि हमें जो अनुदान दिया जाए। शिक्षक संघ क्या मांग करेगा, शिक्षक संघ यही करेगा उनको अतिरिक्त मानदेय दिया जाए, या अपन छुट्टियों में कुछ छूट दी जाए, या किसी प्रकार का सरकार ने कोई निर्णय लिया जो शिक्षक हितों के लिए खिलाफ है, तो उनको वापस लाने का निर्णय, इस तरह के निर्णय सौ वेतन खुद के हित के लिए ये निर्णय करेंगे। क्या इनकी मांग यही होगी कि हमारे जो निर्णय है उनको है जो हमारे पक्ष के हिसाब से लागू कीजिए। अब इसमें सदस्यता कौन ले सकता है और इनका कार्यकाल क्या होता है और व्यापकता क्या होती है। व्यापकता मतलब ये कितना बड़ा समूह हो सकता है, इनका कार्यकाल क्या होगा और इनके सदस्य कौन बन सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। स्वैच्छिक सदस्यता है, स्वैच्छिक मतलब जो भी मन आए, जिसका मन करे वो सदस्यता इसमें ले सकता है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से सदस्य बन सकता है, यानी उसका खुद का अगर इच्छा है तो वो संगठन का हिस्सेदारी बन सकता है और पूरे हित न होने पर छोड़ भी सकता है। अब उसको ये भी छूट है, अगर उसके हित पूरे नहीं होते दिखाई दे रहे, उसको लगता है कि मुझे इस समूह में रहकर बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, मुझे वो चीजें नहीं मिल रही जो मैं प्राप्त करने यहाँ पर आया, तो आसानी से उस समूह को छोड़ सकता है, ग्रुप से लेफ्ट भी हो सकता है। वो एक साथ कई दबाव समूह में काम कर सकता है। एक साथ मतलब वो अगर एक ग्रुप का सदस्य है तो एक साथ वो कई ग्रुपों का सदस्य होकर अपना कार्य कर सकता है। जैसे मान लो कि शिक्षक संघ में भी है, किसान संघ में भी है और व्यापारिक संघ में भी है, वो तीनों काम एक साथ कर सकता है। अब है सौर व्यापक स्वरूप। सौर व्यापक अब उसका स्वरूप कितना बड़ा हो सकता है। ये सभी शासन प्रणालियां लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही में पाए जाते हैं। लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी या किंगडम क्या है, राजतंत्र की बात राजाओं का तंत्र हो या फिर तानाशाही हो, किंतु लोकतंत्र में अधिक मुखर और सक्रिय होते हैं। यानी ये जो संगठन है ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, वहां भी ये इस तरह के संगठन होंगे, चाहे राजतंत्र हो, राजाओं का तंत्र हो, तो भी इस प्रकार के संगठन होंगे, या फिर जहां पर तानाशाही होंगी वहां पर भी इस तरह के संगठन होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मुखर का मतलब अपनी अभिव्यक्ति, अपनी डिमांड करने वाले जो संगठन होंगे वो सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पाए जाते हैं, लोकतंत्र में ही पाए जाते हैं, क्योंकि लोगों की सुनी कहाँ जाती है तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ही सभी का हित सुना जाता है। राजतंत्र या तानाशाही में ऐसा नहीं होता है। तो तभी ये कह सकते हैं अपन ये संगठन ज्यादा यहाँ पर मुखर होते हैं। अब कार्यकाल की अनिश्चितता, जब भी अपन पढ़ते हैं कार्यकाल तो हमारे मन में 5 साल 6 साल यही आता होगा, लेकिन इस तरह के जो संगठन होते हैं उनमें कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता, वो कमेटी जो तय करती है उतने साल तक वो अध्यक्ष रह सकता है या फिर वो कार्यकारिणी रह सकती है। कुछ विशेष दबाव समूह अपने सीमित उद्देश्य पूरे होने पर समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपने संघ समितियां वगैरह बनती है, जैसे कभी कहीं पर कोयला उत्पादन हो रहा है तो वहां पर आसपास में जल निवारण की कोई समस्या नहीं है और कोयले की जो खदानों से निकलने वाला पूरा पानी उस खेतों में आसपास में जाता है, वहां पर एक संघ समिति बन गई। जब समिति को लगा कि जिस पक्ष में अपन डिमांड कर रहे थे वो सरकार ने या उस संबंधित माइनिंग जो लगी हुई थी उसने मान ली, तो जो दबाव समूह था वो अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त। क्योंकि जब भी उनका जो मूल उद्देश्य होता है, एम होता है, गोल होता है, वो पूरा हो जाता है तो ये संगठन समाप्त हो भी जाते हैं। अब देखिए आगे, तो सीमित हो जाते, पूरे समाप्त हो जाते हैं। और जबकि मुख्य रूप से कुछ समूह ऐसे जो निरंतर चल रहे जाते हैं, यानी कुछ समूह ऐसे होते हैं तो निरंतर यानी लगातार आगे से आगे चलते जा रहे हैं, उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, राज्य में वित्त आयोग के कार्य। हम्म, राज्य में वित्त आयोग के कार्यों पर जो चर्चा करें, राज्य मतलब भारत की बात करें, पॉलिटी में राज्य का मिस भी देश से ही होता है। अपन राज्य का मतलब देश और अपन जो जिस राज्य बोलते हैं उसको प्रांत या स्टेट कहा जाता है। तो भारत जैसे राज्य में वित्त आयोग के कार्यों पर अपन चर्चा करेंगे कि वित्त आयोग क्या कार्य करते हैं। अनुच्छेद 280 के अकॉर्डिंग वित्त आयोग का गठन है। संसाधनों का आवंटन और संतुलन, यानी संसाधन यानी जो भी हमारे पास संसाधन है उनका आवंटन यानी उनको किस तरह से बांटा जा सकता है और फिर उनका संतुलन कैसे बिठाएं कि कितना किसको कितना मिलना चाहिए, जो वित्त है उसके अकॉर्डिंग। पहला है करों का शुद्ध प्राप्ति का वितरण। कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है, उनका शुद्ध प्राप्तियों का विवरण। केंद्र और राज्यों के बीच में विभाज्य कर, राजस्व वितरण का अनुपात, अनुपात यानी औसत या अनुपात तय करना,
और राज्यों को आपसी हिस्सेदारी का निर्धारित करना। दूसरी चीज है सहायता अनुदान के सिद्धांत, यानी संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि जो होती है, जरूरतमंद राज्यों को दिए जाने के अनुदान का विधिक और न्याय संग आधार तय करना है। यानी जो संचित निधि होती है राज्य सरकार के कोष में, उसको 275 के तहत भाई राज्यों को किस हिसाब से, जो राज्य जरूरतमंद है या अपन बोले पिछड़े तबके से आते हैं, उनको किस प्रकार की संचित निधि का हिस्सा दिया जाना चाहिए। तीसरा, वित्तीय असंतुलन को दूर करना। वित्तीय असंतुलन का मतलब अगर बैलेंस राज्य कोष का बिगड़ जाता है या राज्य के कोष में पैसे की थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, तो अनुदान को कम ज्यादा करके या जो उसमें संतुलन बिठाने का काम भी वित्त आयोग ही करता है। कमजोर और विकास के पथ पर पिछड़े राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देकर देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। अब इस बात को ऐसे समझोगे, कहीं कहीं अगर देश में कोई बड़ी योजनाएं लागू हो गई, जैसे आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन आरटी की बात हो, या तब क्या होता है वहां पर विभिन्न राज्य जो जिस श्रेणी के आते हैं, जैसे आपने देखा होगा राज्य को अपना अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं, जैसे कोई राज्य एक कैटेगरी में आता है, कोई बी आता है, कोई सी। उन राज्यों में अलग अलग अनुदान दिया जाता है। अनुदान का मतलब लाभ प्रतिशत अलग होता है। जैसे कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां ये 90% खर्च राज्य का, 10% खर्च किसका होता, केंद्र का। अब कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर 10% या फिर अपन मान लो 40% राज्य कर रहा है, लेकिन 60% कौन कर रहा है, केंद्र। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो केंद्र किसको, एक राज्य ऐसा है जहां पर सिर्फ वो 10% ही दे रहा है, एक राज्य ऐसा है वो भारत का राज्य, उसको 60% दे रहा है, तीसरा कोई राज्य है जहां पर वो 80% दे रहा है और राज्य से सिर्फ 20% ले रहा है। परियोजना एक ही है, परियोजना एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग वित्त दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये राज्य है जिसके पास थोड़ा सक्षम है, यानी इसके पास वित्त वगैरह, या फिर अपन कह सकते हैं इसके राजकीय कोष में जमा पूंजी है, इसमें थोड़ी सामान्य है, और इस राज्य के पास बिल्कुल भी धन नहीं है, तो अपन कह सकते हैं इनकी अलग अलग प्रकार से सहायता की जाती है। ठीक है, जैसे किसी को 10% दे दिया तो किसी को 80% दे दिया, तो अपन बोले राज्य सारे भारत के एक जैसे हैं, तो फिर केंद्र सरकार किसी को कम और किसी को ज्यादा क्यों दे रहे। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिनके पास पहले से राज्य की कुछ ढंग का है, तो उनको ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पिछड़े राज्य है जिनके पास अपने कुछ राजस्व कर वगैरह ढंग का नहीं है, तो उसको केंद्र सरकार आर्थिक मदद के रूप में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी देती है। अब है समन्वय का तालमेल या राज्य के उस अनुशासन और स्थानीय निकाय। स्थानीय स्वशासन को मजबूत, स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है जिले का या तो प्रशासन, या अपन बोले गांव, जैसे गांव के सरपंच वार्ड पंच वगैरह हो गए, जिले के जिला प्रमुख या अपन कह सकते हैं वहां पर प्रधान वगैरह हो गए, ये स्थानीय स्वशासन का हिस्सा होते हैं। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, उसके बाद राज्य की जो संचित निधि है उसमें वृद्धि का उपाय सुझाया गया है, ताकि ग्राम पंचायत और नगर पालिका को पर्याप्त धन मिले। पर्याप्त का मतलब था जितना उनको चाहिए उसकी आवश्यकता के अनुसार उनको धन मिले। भाई पहले थोड़ा कम मिलता था, 73वां 74वां संविधान संशोधन में कहा गया भाई इनको अतिरिक्त धन दिया जाए। क्यों? क्योंकि सरकारें मानती हैं कि जब गांव या स्थानीय स्वशासन में जब विकास होगा, तब भी सही मायने में देश का विकास हो पाएगा। क्योंकि जब गांव का डेवलपमेंट होगा तो गांव में ही देश की मूर्त देखी जा सकती है। तो इस तरह से गांव और स्थानीय शासन को ज्यादा बल दिया गया है। अब है राजकोषीय अनुशासन। राज्यों में जो कुशल वित्तीय प्रबंधन है, उत्तरदायित्व या राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश है जो प्रस्तुत किए गए। तीसरा है सलाहकारी भूमिका। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी भी जटिल राष्ट्रीय वित्तीय विषय पर आयोग विशेषज्ञ आर्थिक राय प्रदान करता है। अगर राष्ट्रपति ने किसी प्रकार का जटिल, जटिल का मतलब कठिन वित्तीय कोई विषय दे दिया है, उसको जो आयोग के जो विशेषज्ञ होंगे, जो जानकार होंगे, वो थोड़ा सरलता से आमजन को समझाएंगे भाई इस तरह का जो चीजें लागू करने का विचार है। तो अपन वित्त आयोग के बारे में पढ़ रहे थे, वित्त आयोग के क्या क्या कार्य है। तो अपन बोले करोगे शुद्ध प्राप्तियों का विवरण हो, चाहे सहायता अनुदान के सिद्धांत हो, या वित्तीय असंतुलन को दूर करना हो, या स्थानीय स्वशासन को मजबूती देना हो, या राजकोषीय जो अनुशासन है उसको सही ढंग से संचालित करना हो, या जो सलाहकारी भूमिका राष्ट्रपति की दी जाती है उस संबंध में हो, ये सारे वित्त आयोग के कार्य होते हैं। अब अंतिम प्रश्न है हमारा इस पूरे मॉडल पेपर का, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक संगठन और कार्यकारण को समझाना है। इसमें अर्थव्यवस्था की भूमिका के बारे में दिया गया है। केंद्रीय बैंक
की बुनियादी और विधिक कार्य। पहला है कि आरबीआई क्या है? तो आरबीआई बैंकों का बैंक है, जैसा आपने पिछले अति लघुतरात्मक प्रश्न के बारे में पढ़े। आरबीआई बैंकों का बैंक इसलिए है कि हम सभी आम जनता जो है अगर किसी को पैसे चाहिए तो किस बैंक में जाएँगे? तो जैसे आप एसबीआई है, पीएनबी है या जो राजस्थान मरूद्रा ग्रामीण बैंक जो भी है आरएमजीबी, तो वहाँ जाते हैं तो हमारे मन में प्रश्न ये भी होगा कि ये जो बैंक है, ये पैसे लेने कहाँ जाते होंगे? जैसे आमजन बैंक के पास गए, बैंक पैसे लेने कहाँ जाएगा? तो बैंक जो पैसे लेने जाएगा, वह जगह है आरबीआई। तो अपन कहते हैं आरबीआई पैसे कहाँ से लाएँगे? तो आरबीआई में पैसे की है जो छपाई होती है जिसको अपन मौद्रिक नीति के तहत ये उपलब्ध कराते हैं। मौद्रिक नीति का मतलब ये हुआ कि जब बैंक को पैसे चाहिए, जैसे एसबीआई को कुछ पैसों की ज़रूरत है, आर्थिक ऋण किसी को देना है, तो जब रिज़र्व बैंक के पास जाएँगे तो रेपो दर के हिसाब से वो उस बैंक को जो पैसे प्रोवाइड कराएँगे या उपलब्ध कराएँगे। रेपो दर का मतलब ये हुआ जब बैंक आरबीआई से पैसे लेती है तो उसको रेपो दर कहा जाता है और जब बैंक सामान्य नागरिक को पैसे देते हैं तो उसको बेसिक दर है जो कहा जाता है, जो बेसिक का मतलब होता है सामान्य दर के रूप में पैसे देता है। तो रेपो दर क्या है? रेपो दर से ही किसी देश में जो महँगाई है उसको कम या ज़्यादा की जाती है। अगर रेपो दर कम है, तो अगर जैसे मान लो रेपो दर 5% है, तो उसने अगर बैंक को 5% के हिसाब से कर्जा दिया है, तो बैंक सामान्य नागरिक को 10% या 9% के हिसाब से दे देगी। तो लोगों को ऋण में थोड़ा ब्याज कम देना पड़ेगा। अगर आरबीआई ने रेपो दर बढ़ा दिया, वहाँ पर क्या होगा? लोगों को ज़्यादा ब्याज पर है जो लोन उपलब्ध होगा। तो ये इससे संबंधित है। अब नोटों का निर्गमन यानी करेंसी इश्यू देश में 2 से लेकर 500 तक के जो नोटों का न्यूनतम कोष है प्रणाली, तो इसमें जो के तहत छापना और जारी करना है जो किसका काम होता है? आरबीआई का। दूसरा है सरकार का बैंकर या सलाहकार, सरकारी खातों का रख-रखाव करना आरबीआई का काम है। सार्वजनिक ऋणों को प्रबंधन करना आरबीआई का काम है। मौद्रिक मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सलाह देना, ये भी आरबीआई का काम है। तीसरा अपने पास बैंकों का बैंक इसलिए है क्योंकि ये सारी बैंकों को पैसे देने का काम करेगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कैश रिजर्व यानी सीआरआर को पास रखना या संकट के काल में अंतिम ऋणदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की भूमिका में है जो निभाने का काम भी आरबीआई करता है। यानी जब पैसे खत्म हो जाते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते बैंकों के पास, तो लास्ट में जो ऋण देने का काम अगर कोई करेगा तो आरबीआई ही आगे आ सकता है। अब है मौद्रिक नीति नियंत्रण और विकासात्मक कार्य। साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। साख नियंत्रण, साख का मतलब होता है कि कितनी पेट है हमारी, यानी बैंक में जब भी अपन ने देखा होगा कोई लोन ले लिया उसके बाद किस्तें नहीं भरी तो अपन बोलते हैं उसका सिबिल स्कोर डाउन हो गया। सिबिल स्कोर डाउन होने का मतलब होता है जैसे अपन गांव में बोलते हैं इसकी साख गिर गई, तो यही सिबिल स्कोर है। तो साख गिर गई मतलब उस बैंक की नजरों में वो व्यक्ति अब उसका मूल्य नहीं रहा, उसकी साख नहीं रही, तो बैंक उसको वापस पैसे देने में इनकार करेगा। तो यही चीज है कि क्रेडिट कंट्रोल यानी साख नियंत्रण है। महंगाई मंदी को रोकने हेतु रेपो द रेट या रिवर्स रेपो रेट या सीआरआर या एसएलआर या गुणात्मक तरीके से बाजार में सरलता संतुलन करेगा। अब इस बात को समझेंगे कि रेपो दर क्या है और रिवर्स रेपो दर कैसे। जैसे आरबीआई, इसके पास खूब सारे पैसे, अपन समझते हैं कि यहाँ पर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक या एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जब पीएन ये इन बैंक के पास पैसे नहीं है, तो अगर जब ये बैंक इस आरबीआई के पास जाएगी और पैसे लेगी, तब अपन बोलेंगे ये रेपो रेट दर पे देगी, इसको बोल देंगे रेपो रेट दर जो भी हो, ठीक है। और जब कभी कभी क्या होता है बैंक में ज्यादा छुट्टियां आ जाती है या अपन बोलते हैं कि रविवार आ गया या फिर बैंक को लगता है अब पैसे अधिक आ रहे हैं और वापस ऋण के रूप में कम जा रहे हैं, यानी बैंक के पास खूब सारा स्टॉक पड़ा है, कोई भी बैंक एसबीआई वगैरह उसके पास खूब सारा स्टॉक पड़ा है, तो ये चाहती है कि मेरे पास खूब सारे पैसे पड़े हैं और मैं आरबीआई को देना चाहता हूँ। पहले तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं आरबीआई से लेना चाहते तब वो रेपो रेट वो कहलाता है। अगर बैंक आरबीआई को पैसे देना चाह रही है तब वहां पर रिवर्स रेपो दर हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट। अब अपन बोलते हैं आरबीआई पैसे लेता क्यों है फिर बैंक से, उसके पास क्या, उसके पास तो खूब सारे पैसे, फिर लेता क्यों? लेता इसलिए अगर आरबीआई पैसे नहीं लेगा तो जो संबंधित बैंक होगा वो ज्यादा से ज्यादा सस्ता ऋण करके लोगों को पैसे दे देगा। तो अपन कहते हैं ये तो फिर ठीक बात है कि अगर बैंक सस्ता लोन अगर आम जनता को दे रहा है तो इसमें फायदा तो है, लोग अपना काम करके नहीं। अगर बैंक ने
ज़्यादा सस्ती दरों पर लोगों को पैसे उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर महँगाई बढ़ जाएगी। अगर बढ़ किस जाएगी? जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा पैसे हैं, तो ज़्यादा मोल-भाव नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तरलता है। तरलता का मतलब उसके पास खूब सारे कैश पेमेंट है। अपन जाते किसी चीज़ को, जब अपने पास ज़्यादा पैसे होते, मॉल वगैरह में, तो क्या मोल-भाव करते? तो अपन बोले नहीं करते। जितना उसने पैसा माँगा उतना दे सकते। तो ये तरलता है, कैश इश्यूज़ है। केस इश्यूज में क्या होता है, जब अगर कोई व्यक्ति चीज की वैल्यू से ज्यादा पैसे देने का उतारू हो जाता है, तो उस चीज की धीरे धीरे वैल्यू क्या हो जाती, बढ़ जाती, और उसकी रेट हाई हो जाती, तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ जाती। तो इस डर से आरबीआई उनसे रिवर्स रिवर्स का मतलब वापस पैसे लेती है, जिसको अपन रिवर्स रेपो रेट कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। विदेशी विदेशी जो मुद्रा कोष का संरक्षण है, रुपए की मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए डॉलर और स्वर्ण विशाल विदेशी भंडार का सुचारू प्रबंधन एंड मैनेजमेंट करना है, या विदेशी विनिमय बाजारों का नियंत्रण करना है। अब डॉलर डॉलर का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब अपन खरीदारी करते हैं, तो सामान्य रूप से रुपए पैसे में नहीं करते, हम डॉलर में करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डॉलर को रुपए में, रुपए जो है उसको डॉलर में कन्वर्ट करके फिर अपन कोई व्यापार करने का सोच सकते हैं। ऐसे सीधे रुपए किसी देश को नहीं दे सकते, क्योंकि वह रुपए स्वीकार ही नहीं करता। स्वीकार का मतलब होता है किसी देश को अगर अपन कहे कि आप रुपए में व्यापार कीजिए, हम आपको रुपए देंगे, उसके बदले में आप सामान देंगे, तो उस चीज के लिए मनाही करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसको जो जो चीजें हैं, या अपन बोलते सामान है, उसका भुगतान रुपए में नहीं करके वो डॉलर में करे। तो इस हेतु अपन को रुपयों को पहले डॉलर में चेंज करना पड़ता है, फिर अपन व्यापार कर सकते हैं। तो अपन के पास हम कह सकते हैं कि ठीक-ठाक, या ऐसे कह सकते हैं थोड़ा बहुत स्थायी विदेशी मुद्रा का भंडार होना चाहिए, ताकि अपन सामान चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं। ये भी नहीं होता कि सारे देश डॉलर में व्यापार करते हैं। कुछ हमारे पड़ोसी आस-पास के देश होंगे, उसमें अपन व्यापार आराम से रुपयों से कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर देश होते हैं, उनमें अपन डॉलर से ही व्यापार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। अब ये आंकड़ों का संकलन और विकास। संकलन का मतलब क्या करना? आरबीआई की बुलेटिन आदि पत्रिका है, उसमें प्रामाणिक आर्थिक डेटा जो जारी करते हैं, या नाबार्ड, नाबार्ड का मतलब जो आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो सहयोगी संगठन है, वो, या फिर माध्यम से कृषि और ग्रामीण का साख संवर्धन करने का कार्य भी आरबीआई करता है। वित्तीय बाजार का विभाग 8 जुलाई 2005 को गठित यह समर्पित विभाग मुद्रा बाजार ऋण प्रबंधन की गतिविधियों को नियंत्रण करता है। तो ये हमारे आरबीआई से संबंधित कुछ टॉपिक थे, और हमने पूरे मॉडल पेपर को जो गहराई से समझा। ठीक है, आप अगर पूरी इस क्लास को तल्लीनता से देखा होगा, तो हम कह सकते हैं कि इस क्लास से आपको बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप आराम से जो परीक्षा में ठीक-ठाक कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।